की शुरुआत करेंगे और हिंदी साहित्य के इतिहास खंड की शुरुआत करने के पहले साहित्य के संदर्भ में जो सामान्य जानकारियां हैं उन सामान्य जानकारियों पर हमारी आपके साथ चर्चा होनी है। जैसे अगर हम देखें तो साहित्य की व्युत्पत्ति कैसे होती है और उस साहित्य की व्युत्पत्ति के जरिए हम साहित्य की परिभाषा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। फिर हम साहित्य को परिभाषित करने की जो विद्वानों के द्वारा कोशिश की गई है उन पर हमारी आपके साथ चर्चा होगी। इस चर्चा के क्रम में हम देखेंगे आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, और इसी चर्चा के क्रम में हमारी आपके साथ साहित्य समाज के अंतर संबंध के प्रश्न पर भी चर्चा होगी और उसी आलोक में तीसरे आयाम की ओर हम बढ़ेंगे। वह है साहित्य का उद्देश्य क्या है। क्या मनोरंजन को साहित्य का उद्देश्य माना जाए, केवल मनोरंजन को साहित्य का उद्देश्य माना जाए, या मनोरंजन के उद्देश्य से इतर भी साहित्य का कुछ उद्देश्य है, अगर है तो वो क्या है। और फिर हमें देखना है कि उन दोनों उद्देश्यों में सामाजिक हित और मनोरंजन, इन दोनों उद्देश्यों में कौन से उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण हैं और क्यों। और फिर उसकी चर्चा के बाद हमारी आपके साथ चर्चा होगी साहित्य के स्वरूप निर्धारक तत्वों के ऊपर। तदनुगुण परिस्थितियां किस प्रकार साहित्य के स्वरूप निर्धारण में अहम भूमिका निभाती हैं, किस प्रकार लेखक का व्यक्तित्व साहित्य के स्वरूप के निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है, किस प्रकार लेखक के व्यक्तित्व के निर्धारण में लेखक का जो सामाजिक पारिवारिक परिवेश है, लेखक की जो सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि है वह अहम भूमिका निभाता, लेखक पर विभिन्न विचारधाराओं और दर्शनों का प्रभाव किस प्रकार लेखक के व्यक्तित्व के माध्यम से साहित्य के स्वरूप निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है, और किस इस क्रम में साहित्य के प्रति लेखक का जो नजरिया विकसित होता है वह नजरिया साहित्य के स्वरूप निर्धारण में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद हमारी आपके साथ चर्चा होगी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व के ऊपर। और फिर इतने सारे बिंदुओं पर चर्चा के पश्चात साहित्य के इतिहास पदबंध की हम व्याख्या करेंगे कि साहित्य के इतिहास का मतलब क्या है और साहित्य के इतिहास के अहमियत क्या है। तो एक बार पहले साहित्य से जुड़ी हुई इन सामान्य जानकारियों को हम देख लें। देखें, अंग्रेजी में साहित्य के लिए जो टर्म यूज होता है वह है लिटरेचर, और लिटरेचर शब्द जो है लिटरेट से व्युत्पन्न हुआ है, टू लिटरेट। इसे लिटरेट से लिटरेचर शब्द व्युत्पन्न हुआ है। और लिटरेट का मतलब क्या होता? टू लिटरेट का मतलब होता है शिक्षित करना, संस्कारित करना। इसका मतलब यह है कि one which literate us is called literature। अर्थात साहित्य वह है
जो हमें शिक्षित करने का काम करता है, जो हमें संस्कारित करने का काम करता है। और यहां पर इस बात को ध्यान में रखे जाने की जरूरत है कि शिक्षा और संस्कारों में गहरा संबंध है। शिक्षा और संस्कारों में गहरा संबंध है, और वह यह कि कहीं न कहीं शिक्षा की सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है, शिक्षा की सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि वह हमें संस्कारित कर पाने में समर्थ है या नहीं है। अगर शिक्षा हमें संस्कारित कर पाने में समर्थ है तो उस शिक्षा की सार्थकता है, और अगर शिक्षा हमें संस्कारित कर पाने में समर्थ नहीं है तो वह शिक्षा सार्थक नहीं है। उस शिक्षा की सार्थकता को लेकर प्रश्न चिन्ह लगातार उठते रहेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो लिटरेचर शब्द की जो अंग्रेजी व्युत्पत्ति है, उस अंग्रेजी व्युत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते कि साहित्य वह है जो हमें शिक्षित करता है और शिक्षित करने के साथ साथ संस्कारित करता है। अब अगर हिंदी में साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति को देखें तो साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति सहित से हुई है। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति सहित से हुई है। और सहित का अर्थ क्या होता? सहित का अर्थ होता है साथ साथ। सहित का अर्थ होता है साथ साथ। और अगर सहित को भी हम तोड़ें तो स्वहित, हित के साथ नहीं, सबका हित, सामान्य हित। तो सवाल यह उठता कि साथ साथ के अर्थ में सहित शब्द क्या इंडिकेट करता? तो साथ साथ के अर्थ में देखें तो साहित्य में शब्द और अर्थ साथ साथ आते हैं, और शब्द और अर्थ एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए साथ साथ आते हैं। तो शब्द और अर्थ एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए साथ साथ आते, तो इसका कोई ना कोई पर्पस होगा। वह पर्पस क्या है? तो वह पर्पस है सबके हित को सुनिश्चित करना, सबके कल्याण को सुनिश्चित करना। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, और मैं रेफर करना चाहूंगा क्लास 11th की एनसीईआरटी की पुस्तक है, और इस पुस्तक को का नाम है साहित्य शास्त्र परिचय। तो मैं यह सजेस्ट करूंगा कि इस पुस्तक का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अनिवार्यतः देखें, जिसमें साहित्य को लेकर सामान्य जानकारियां दी गई हैं, और जितनी आसानी से साहित्य को लेकर सामान्य जानकारियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, उतनी आसानी से आपको अन्यत्र कहीं पर भी नहीं मिलने जा रहा। तो अब अगर साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति के आलोक में साहित्य को हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि साहित्य शब्द और अर्थ के समन्वित सौंदर्य से निर्मित, साहित्य शब्द और अर्थ के
समन्वित सौंदर्य से निर्मित ऐसी लोक मंगलकारी रचना है जिसके जरिए लेखक अपनी अनुभूतियों, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को पाठक तक और पाठक के माध्यम से समाज तक पहुंचाना चाहता है। एक बार फिर से मैं दोहराता हूं, साहित्य शब्द और अर्थ के समन्वित सौंदर्य से निर्मित ऐसी लोक मंगलकारी रचना है जिसके माध्यम से लेखक अपनी अनुभूतियों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करता है और पाठकों के माध्यम से समाज तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो चाहे हिंदी व्युत्पत्ति हो या अंग्रेजी व्युत्पत्ति हो, अगर दोनों व्युत्पत्तियों को ध्यान में रखते हुए हम साहित्य को परिभाषित करें तो हम यह कह सकते हैं कि साहित्य हमें शिक्षित, संस्कारित करने का काम करता है और उसका उद्देश्य है सबके हित को प्रशस्त करना, सबके कल्याण को सुनिश्चित करना। और साहित्य अपने इस दायित्व का निर्वाह करता है शब्द और अर्थ के माध्यम से, जो एक दूसरे के साथ परस्पर गुम्फित होते हैं। अब वापस मैं आता हूं, साहित्य को परिभाषित करने की जो कोशिश की गई, चिंतामणि भाग 1 में एक निबंध आपको पढ़ना है और उस निबंध का नाम है कविता क्या है। तो कविता क्या है निबंध जो है उसमें कविता को परिभाषित किया गया है और कविता के माध्यम से साहित्य को परिभाषित करने की कोशिश की गई है और उस प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है, उस प्रक्रिया की ओर भी इशारा किया गया है जिस प्रक्रिया के तहत साहित्य अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करता है या साहित्य अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वाह में सक्षम होता है। तो आचार्य शुक्ल ने कविता को परिभाषित करते हुए कहा है कि शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंधों की रक्षा और निर्वाह ही कविता है। यहां पर ध्यान रखें, अभी थोड़ी देर पहले हमने अंग्रेजी में लिटरेचर शब्द की व्युत्पत्ति की चर्चा करते हुए कहा था कि साहित्य हमें शिक्षित करता है, साहित्य हमें संस्कारित करता है और शिक्षित और संस्कारित करने के पीछे साहित्य का उद्देश्य जो छुपा रहता वह यह कि शेष सृष्टि के साथ हमारे जो रागात्मक संवेदनशील संबंध हैं, उन रागात्मक संवेदनशील संबंधों की कैसे रक्षा की जा सके, कैसे उस रागात्मक संवेदनशील संबंधों को संरक्षित किया जा सके, कैसे उस रागात्मक संवेदनशील संबंधों को संरक्षित किया जा सके। क्योंकि इस बात को ध्यान रखेंगे, शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंधों की जब तक रक्षा होगी, जब तक इसका निर्वाह होगा, जब तक ये रागात्मक संबंध संरक्षित और संवर्धित होते रहेंगे, तब तक साहित्य लोक कल्याण के अपने दायित्व के निर्वाह में समर्थ होगा। जैसे ही यह संबंध बाधित होगा, वैसे ही लोक कल्याण के रास्ते में अवरोध उत्पन्न होते चले जाएंगे।
अब सवाल यह उठता कि आखिर साहित्य इस महती दायित्व का निर्वाह कैसे करता है? कैसे साहित्य शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंधों की रक्षा और निर्वाह में सक्षम होता है? तो उसी निबंध में उस प्रक्रिया की ओर इशारा करते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि कविता हमें स्व के संकीर्ण दायरे से बाहर निकालकर लोक हृदय में लीन होने की दशा में ले जाती है। कविता हमें स्व के संकीर्ण दायरे से बाहर निकालकर लोक हृदय में लीन होने की दशा में ले जाती है। और जब लोक हृदय में लीन होने की दशा में हम पहुंचते हैं तो हम अपने सुख से सुखी और अपने दुख से दुखी नहीं होते, बल्कि हम औरों के सुख से सुखी और औरों के दुख से दुखी होते। औरों के सुख में हमें अपने सुख की अनुभूति होती है और औरों के दुख में हमें अपने दुख की अनुभूति होती है। यहां पर गौर करेंगे, आप में से जिन लोगों का भी लिटरेचर से जुड़ाव हो, आप महसूस करेंगे कि कई बार उपन्यास, कहानी, नाटक, कविताएं पढ़ते पढ़ते आप इतने भाव विभोर हो जाते कि कुछ पल के लिए आपकी अपनी सत्ता विस्मृत हो जाती है और आप रचना के प्रवाह में बहते चले जाते। आपकी मनोदशा रचना से और रचना के पात्रों की मनोदशा से प्रभावित होती हुई आती, और ऐसी स्थिति में आपके सुख दुख रचना के सुख और दुख से संबद्ध होते चले जाते। ऐसा होता है। या फिर कई बार आप देखेंगे, मूवी देखते हैं आप, तो मूवी देखते हैं तो कई ऐसे दृश्य आपके सामने उपस्थित होते जब आपकी आंखें डबडबा जाती हैं, जब आप रोना शुरू कर देते। कई ऐसे दृश्य होते जिसमें आप महसूस करते हैं कि सुख का वह पल वर्चुअल नहीं है, इमेजिनरी नहीं है। वर्चुअल मोमेंट जो सुख का है उसमें आपको अपने सुख की अनुभूति होती है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यह है कि मूवी देखने के क्रम में, रचना पढ़ने के क्रम में कुछ पल के लिए आप अपनी सत्ता को विस्मृत कर देते। मैं अक्सर इस मनोदशा को दर्शाने के लिए एक इवेंट डिस्कस करता हूं, जो रियल लाइफ इवेंट 1996-97 की बात होगी। परदेश मूवी आई हुई थी, जस्ट रिलीज हुई थी, और लगभग हम लोगों का फिक्स रहता था फर्स्ट सैटरडे, फ्राइडे को मूवी रिलीज होती थी सामान्यतः, और सैटरडे के 9 से 12 के शो में हम लोग सिनेमा हॉल में होते थे। तो संयोग से मैं अपने रूममेट के साथ परदेश मूवी देखने के लिए पहुंचा, और हमारा जो रूममेट था जस्ट बिहार से टपका था। हिंदू कॉलेज में उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, और हम लोग उस फेज में सिविल की तैयारी शुरू कर चुके थे, और हिंदी ऑनर्स ही उसने लिया। तो मूवी देखने के क्रम में एक सीन आता है कि महिमा चौधरी अपने फियांसी से मिलने के लिए अमेरिका पहुंचती। शादी उसकी ठीक हो चुकी है, अपने फियांसी से मिलने अमेरिका पहुंचती है। दोनों मिलते हैं एकांत में। उसका फियांसी उससे संबंध बनाना चाहता है, और वह अपने फियांसी के उस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। कहीं न कहीं उस प्रस्ताव के ठुकराए जाने से
उसका फियांसी आहत होता है, और जब आहत होता है तो वह रिएक्ट करता है यू ब्लडी इंडियन कहते हुए। और जैसे ही उसने, उसका भी नाम राजीव था, जैसे ही उसने यू ब्लडी इंडियन कहा तो मेरे बगल में जो राजीव बैठा हुआ था वह आहत होता है और वह कहता है मार साले को। और उसके द्वारा इतना कहा जाना था कि पता चला महिमा चौधरी का हाथ उठता है और सीधे अपने फियांसी के गाल पर पहुंचता। तो सवाल यह उठता कि इसके माध्यम से मैं क्या दर्शाना चाहता। क्या हमारे बगल में बैठे राजीव ने अगर महिमा चौधरी से मार साले की अपील नहीं की होती तो महिमा चौधरी नहीं मारती तो तब भी नहीं। लेकिन ये चीजें दर्शाती हैं कि हमारे बगल में बैठा राजीव मूवी में इतना इन्वॉल्व होता चला गया, उसका इन्वॉल्वमेंट उस चरम पर पहुंच गया जहां पर महिमा चौधरी की क्रिया प्रतिक्रिया महिमा चौधरी की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं रह जाती, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया में तब्दील हो जाती। उसके मन में भी वैसे ही भाव प्रस्फुटित होते हैं जैसे भाव महिमा चौधरी के मन में प्रस्फुटित होते, और इसलिए इसके मन में आता है मार साले को, और महिमा चौधरी जो है मार बैठती। यह वह मोमेंट है जहां पर दर्शक राजीव स्व के संकीर्ण दायरे से मुक्त हो चुका है और औरों के सुख में सुख और औरों के दुख में दुख की संभावनाओं की वह तलाश कर रहा है। और साहित्य की भाषा में देखें तो इस स्थिति को साधारणीकरण कहा जाता, और साधारणीकरण को रस की निष्पत्ति के अनिवार्य शर्त के रूप में देखा जाता है, अनिवार्य पूर्व शर्त के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं साहित्य हमारी सोच को, हमारी अनुभूतियों को संकीर्णताओं के दायरे से बाहर निकालता है, और संकीर्णताओं के दायरे से बाहर निकालकर हमारी संवेदनाओं को व्यापकता प्रदान करता है। जब हमारी संवेदनाएं संकीर्णताओं के दायरे से बाहर निकलती हैं, व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठित होती हैं, तो ऐसी स्थिति में लोक मंगल का मार्ग प्रशस्त होता हुआ आता। तो ये जो हमने आपके साथ चर्चा की, यह चर्चा मैंने किसके कंटेक्स्ट में की? तो यह पूरी की पूरी चर्चा आचार्य शुक्ल ने कविता की जो परिभाषा दी है, और कविता कैसे जो दायित्व उससे अपेक्षित हैं उन दायित्वों का निर्वाह करती है, कहीं न कहीं उसके परिप्रेक्ष्य में हमने आपके सामने रखी। आचार्य शुक्ल के बाद अगर देखें तो हिंदी साहित्य के दूसरे बड़े आलोचक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य को लेकर क्या सोच है? तुम निकलोगे संजय? निकलो। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य को लेकर क्या सोच है? तो आचार्य द्विवेदी ने का एक निबंध संग्रह है अशोक का फूल, और अशोक के फूल निबंध संग्रह में एक निबंध संकलित है जिस निबंध का नाम है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। निबंध का नाम है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। यह निबंध साहित्य और मनुष्य के रिश्ते को दर्शाता हुआ आता। यह निबंध साहित्य और मनुष्य के रिश्ते को दर्शाता हुआ आता, और कहीं न कहीं प्रकारांतर से यह निबंध भी इसी ओर इशारा करता है
कि पूरे के पूरे साहित्य के केंद्र में, साहित्यिक चिंतन के केंद्र में मनुष्य मौजूद होता है। और साहित्य जो है वह कहीं न कहीं मनुष्य और मनुष्यता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता हुआ आता। द्विवेदी जी आगे कहते हैं साहित्य की साधना को स्पष्ट करते हुए, और लगभग आप गौर करें बातें वही हैं जो बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि निखिल विश्व के साथ एकत्व की साधना ही साहित्य की साधना है। निखिल विश्व अर्थात संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व के साथ एकत्व कब संभव होगा? संपूर्ण विश्व के साथ एकत्व तब संभव होगा जब हमारी सोच, हमारी अनुभूतियां, हमारे विचार स्व के संकीर्ण दायरे में सीमित रहें, या जब हमारी अनुभूतियां, हमारी सोच, हमारे विचार स्व के संकीर्ण दायरे को लांघ कर, स्व के संकीर्ण दायरे को लांघ कर व्यापक धरातल पर प्रकट होते, तो निश्चित तौर पर जब तक हमारी सोच, हमारी अनुभूतियां, हमारी भावनाएं संकीर्णताओं के दायरे को नहीं लांघती, तब तक निखिल विश्व के साथ, पूरे विश्व के साथ एकत्व संभव नहीं है। और साहित्य क्या है? निखिल विश्व के साथ एकत्व की साधना ही साहित्य की साधना है। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो बातें कही और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो बातें कही, उन दोनों को मिलाने की कोशिश करें। शब्दों में चाहे जितना फर्क हो, लेकिन मूल भावनाओं के धरातल पर उनमें कोई फर्क नहीं दिखता। जहां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य से निखिल विश्व के साथ एकत्व के मार्ग को प्रशस्त करने की अपेक्षा करते हैं, वहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंधों की रक्षा और निर्वाह की अपेक्षा करते। अब अगर देखें इसी परिप्रेक्ष्य में साहित्य की एक और परिभाषा दी गई है। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य की परिभाषा जो दी गई है वह यह कि साहित्य समाज का दर्पण है। इसका मतलब क्या है? पहली बात। और दूसरी बात, क्या साहित्य की यह परिभाषा मुकम्मल है? क्या साहित्य की इस परिभाषा में संपूर्णता है? तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें, जब हम साहित्य को समाज का दर्पण बतलाते, तो कहीं न कहीं हम इस ओर इशारा करना चाहते हैं कि जैसा समाज होगा उसी के अनुरूप साहित्य की रचना होगी। जैसे जैसे समाज बदलेगा, साहित्य में प्रतिबिंबित समाज के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलेगा। विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। 10वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान ऐसे साहित्य की रचना हो रही है जिसमें वीर गाथात्मकता की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती, जिसमें श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती, जिसमें आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती, जिसमें मनोरंजन की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती। लेकिन 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी के दौरान वीर गाथात्मकता की प्रवृत्ति आपको गायब होती दिखाई पड़ती साहित्य से। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति साहित्य से गायब होती दिखाई पड़ती। 15वीं 16वीं शताब्दी में जिस साहित्य की रचना होती है उसके केंद्र में
आध्यात्मिकता ही उसके केंद्र में भक्ति है। लेकिन 17वीं शताब्दी तक आते आते यह भक्ति भी पीछे छूटती चली जाती और श्रृंगारिकता केंद्र में अब उपस्थित होती। लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते श्रृंगारिकता की यह प्रवृत्ति भी पीछे छूटती चली जाती और साहित्य देश दशा के यथार्थ का चित्रण करता हुआ आता। मतलब यह कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है उस समाज को प्रतिबिंबित करता हुआ साहित्य भी बदल रहा है और तदनुरूप साहित्य के स्वरूप में भी बदलाव आ रहा है। इसलिए साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। यह साहित्य और समाज के अंतर संबंधों की एक तरफा व्याख्या करता है। प्रकारांतर से यह बतलाता है कि साहित्य का स्वरूप समाज से प्रभावित होता हुआ आता। समाज साहित्य के स्वरूप निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन यह साहित्य की मुकम्मल परिभाषा नहीं है, क्योंकि इसमें साहित्य और समाज के अंतर संबंधों की जो व्याख्या की गई है वह व्याख्या एकांगी है। साहित्य केवल समाज से प्रभावित नहीं होता, बल्कि साहित्य समाज को प्रभावित करने की भी कोशिश करता है। साहित्य समाज को प्रभावित भी करता है और इसीलिए साहित्य और समाज के अंतर संबंध को देखें तो साहित्य और समाज का यह अंतर संबंध जो है वह पारस्परिक होता है और इसलिए इस परिभाषा को आगे चलकर संशोधित किया गया और संशोधित करते हुए कहा गया कि साहित्य समाज का दर्पण है और दीपक भी। जहां साहित्य समाज के दर्पण के रूप में, जहां साहित्य समाज के दर्पण के रूप में समाज को प्रतिबिंबित करता हुआ आता है और इस क्रम में समाज साहित्य को प्रभावित करता हुआ आता, वहीं दीपक के रूप में साहित्य समाज का मार्गदर्शन भी करता है। साहित्य समाज को आगे की राह दिखलाता है। साहित्य वर्तमान की चुनौतियों से निपटने में समाज का मार्गदर्शन करता है और समाज का मार्गदर्शन करता हुआ उज्जवल भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करता हुआ आता है। तो यह वह परिप्रेक्ष्य है जिस परिप्रेक्ष्य में साहित्य और समाज के जो पारस्परिक संबंध हैं, साहित्य और समाज के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या की जानी चाहिए। इतनी चर्चा मैं क्यों कर रहा? इतनी चर्चा करने के पीछे पर्पस क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि साहित्य को के प्रति आपका नजरिया क्या होना चाहिए और किस नजरिए को अपनाने से साहित्य का रसास्वादन समग्रता में संभव है। मैं एक बार फिर से आचार्य शुक्ल को कोट करना चाहूंगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका में साहित्य समाज के अंतर संबंधों की व्याख्या की है और जिन्होंने साहित्य और समाज के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हुए